नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत में हूं आंचल और इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि राज्यों से जुड़ी तमाम अच्छी और बड़ी खबरें करें आपके साथ साझा इसी मंच के जरिए। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त वंदे भारत में प्रमुख टॉप लाइंस की तरफ और बात करते हैं आज सबसे पहले महाशिवरात्रि को लेकर कि कैसे जो शिवालय हैं वहां आस्था का जो समागम है वो अटूट तौर पर कई ऐसे दृश्यों के साथ हम आपके लेकर आएंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि के पर्व पर गूंज रहे हैं बम बम बोले के नारे। वहीं बात होगी कि कैसे जब हम नक्सलवाद को खदेड़ने का जिक्र करते हैं, ऐसे में बंदूकों की जगह कैसे शहनाई अब गूंज रही है। नक्सलवाद से जो प्रभावित इलाके रहे हैं छत्तीसगढ़ में, अब वहां पर जो सामूहिक विवाह हो रहा है, जिस तरह से आत्मसमर्पण किया नक्सलियों ने, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जो कि बहुत पॉजिटिव है। इससे जुड़ी खबर भी करेंगे आपके साथ साझा। वहीं बात होगी हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार को लेकर भी कि कैसे कर्ज के पहाड़ के तले अब सुक्खू सरकार दबी है और ऐसे में जो बजट का एलोकेशन किया गया राज्य में, उस बजट एलोकेशन में भी एक डेफिसिट नजर आ रहा है। इस पर भी होगी चर्चा। फिर बात करेंगे विकास को गति देने वाली भारतमाला परियोजना से जुड़ी हुई कि कैसे कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, उसके लिए युगांतकारी और क्रांतिकारी साबित हुआ है भारतमाला का ये प्रोजेक्ट, जो कैसे कम लागत में आर्थिक तौर पर जो अलग अलग राज्य हैं उन्हें सशक्त और मजबूत बना रहा है। लेकिन सबसे पहले आज वंदे भारत में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि को लेकर। तो महाशिवरात्रि को लेकर देवघर के बाबाधाम समेत झारखंड के जो तमाम शिवालय हैं वहां आस्था का समागम दिखाई दे रहा है। परंपरा निर्वहन के साथ पूरे बाबाधाम और बासुकीनाथ धाम में धर्म आध्यात्म की बयार बह रही है और दुनिया भर के शिव भक्त दर्शन और पूजन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। पेश है रांची से दिवाकर कुमार की ये खास रिपोर्ट। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड के देवघर स्थित बाबा नगरी में महाशिवरात्रि की छठा अनूठी है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह रस्मों के भक्त साक्षी बन रहे हैं। ये परंपरा है, साल में एक बार द्वादशी उपरांत त्रयोदशी को ऊपर से पंचशूल उतारा जाता है। त्रयोदशी के दिन पूजा करके विधिवत ऊपर चढ़ाया जाता है। मंदिर शिखर पर लगे पंचशूल को भी परंपरा अनुसार महाशिवरात्रि से पहले उतारा गया। इस दौरान पंचशूल स्पर्श के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सरदार पंडा गुलाबनंद ओझा ने कहा कि विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद ये पंचशूल फिर से मंदिर के शिखर पर स्थापित कर दिए गए। ये एकादशी पुराना परंपरा है कि एकादशी तिथि को पंचशूल शिखर से उतारा जाता है और त्रयोदशी तिथि, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि को फिर पुनः शिखर पर स्थापित किया जाता है, जो तंत्र द्वारा पंचशूल की पूजा होती है। जैसे शिखर से पंचशूल उतरा, उसी समय गठबंधन जो कार्यक्रम है वो बंद हो गया। पुनः शिखर पर पंचशूल लगने के बाद गठबंधन कार्य शुरू हुआ। इसके अलावा बाबा नगरी में कई विशेष परंपराओं का भी निर्वहन किया जाता है। शिव विवाह की एक और महत्वपूर्ण परंपरा है बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती के गठबंधन की। शिवरात्रि से 2 दिन पहले इस गठबंधन को खोला जाता है और फिर 1 दिन पहले सरदार पंडा द्वारा विधिवत दोबारा गठबंधन किया जाता है। शिखर में रजत कलश और रजत त्रिशूल पंचशूल और अधिवास पूजन के बाद बाबा का रात्रि में विवाह महोत्सव होगा। देवघर के साथ ही दुमका के बासुकीनाथ धाम में भी शिवरात्रि महोत्सव में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ भी विभिन्न परंपराओं का निर्वहन हुआ, जिसके भक्त साक्षी बने। खास बात यह है कि यहाँ विवाह की रस्में ठीक उसी प्रकार निभाई जाती हैं जिस प्रकार वर वधू के विवाह में इन्हें संपन्न कराया जाता है। हमारे यहाँ 4 टाइम में 4 पहर की पूजा की व्यवस्था है। बाबा अस्कर को अलग अलग चीज़ों से 4 बार उनका स्नान, ध्यान, आभूषण आभूषित किया जाता है और संध्या वेला में रात में बारात का भी अंजलि निकलती है और बारात जो है नगर भ्रमण करते हैं। नगर भ्रमण में हजारों लाखों भक्त उसमें शामिल होते हैं। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सेवा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देवघर में महाशिवरात्रि पर इन विशेष परंपराओं के साथ भक्ति, आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। तो कैसे आध्यात्मिक जागृति के रूप में महाशिवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि शिव
और शक्ति का अनूठा संगम मानते हैं और ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की वर्षगांठ का पर्व भी इसे माना जाता है। यहाँ शिव पूजन और व्रत के संकल्प को महत्वता दी जाती है और कैसे जब हम तमाम विसंगतियों की बात करते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन विकारों से मुक्ति मिलती हुई नजर आती है। तो अगर हम महाशिवरात्रि और शिवरात्रि का जिक्र करते हैं तो ये दोनों अलग अलग हैं। शिवरात्रि जब हम पूरे साल के जो 12 महीने होते हैं उसमें एक दिन शिवरात्रि को डेडिकेटेड होता है। हालांकि महाशिवरात्रि जो होती है वो फागुन माह की इस कृष्ण चतुर्दशी पर मनाई जाती है और इसका महत्व अपने आप में इसलिए भी खास है कि किस तरह से जब हम शिव और पार्वती को शक्ति के समागम के उस अनूठे स्वरूप में देखते हैं, उस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी लेकर इसी खास खबर पर दिवाकर कुमार इस वक्त रांची से जुड़ गए हैं। दिवाकर, अगर महाशिवरात्रि के इस पर्व की बात की जाए तो किस तरह से जो भक्तगण हैं आज वो शिव और पार्वती की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर महाशिवरात्रि की जो छटा है वो हमेशा निराली होती है और उसकी झलक आपको हर जगह पे झारखंड के तमाम, चूंकि झारखंड में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो देवघर है वो झारखंड में स्थित है, तो झारखंड में इसकी छटा हमेशा से निराली होती है। हम आज पहाड़ी मंदिर के पास खड़े हैं, देखिए आप क्या नज़ारे हैं। सुबह से मेला और महोत्सव जैसा नज़ारा पूरे मंदिर परिसर के आसपास नजर आ रहा है। यहाँ पर भी चूंकि ये पहाड़ पर स्थित बाबा भोलेनाथ का बहुत बड़ा मंदिर है, तो इस मंदिर को लेकर भी अपनी आस्था है और लोग सुबह से ही करीब 200 सीढ़ियां चढ़कर यहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। और जो अभी थोड़ी देर बाद करीब 1 बजे के आसपास यहाँ से महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है, बारात निकलती है, वो बारात निकलने के बाद उसका जो स्वागत है पूरे राजधानी रांची हो, दुमका हो, बासुकीनाथ हो, देवघर हो, तमाम जगहों पर एक उत्सव की तरह ये नजर आता है। और लगातार लोग इसमें एक दिन पहले से ही, क्योंकि झारखंड की जो मान्यताएं हैं वो देवघर की एक अलग मान्यता है महाशिवरात्रि को लेकर, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की जो आस्था है उस पे लोग, सिर्फ झारखंड के लोग नहीं आते, देश और दुनिया, यहाँ हजारों की संख्या में, जो हम कह सकते हैं, आप स्टोरी में देख रहे थे कि किस तरीके से विदेशी पर्यटक भी यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर जो आस्था का जनसैलाब होता है वो देखने को मिलता है। और वो नज़ारे आपको झारखंड के तमाम जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। हम आपके कैमरामैन से एक बार फिर आपको कहेंगे कि देखिए किस तरीके से लोग सुबह से ही इस मंदिर परिसर में पहुँचने शुरू हुए हैं और लगातार लोग पहुँच रहे हैं। तो ये एक हुजूम का सिलसिला होता है। और एक थोड़ी सी कथा जो है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि देवघर में किस तरीके की मान्यताएं होती है, क्योंकि जो पंचशूल मंदिर की कथा है वो एक अलग तरीके की कथा है। और यहाँ पर जो पंचशूल बाबा बैद्यनाथ धाम में हो चाहे बासुकीनाथ धाम में हो, दोनों जगह पर जो पंचशूल है वो महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले उतारा जाता है और बाकायदा पूरे रीति रिवाज के साथ लोग उस पंचशूल के दर्शन करने और उसका चरण स्पर्श करने के लिए पहुंचते हैं, ताकि कहा जाता है कि अगर एक बार जो इस पंचशूल के दर्शन कर ले और उसका चरण स्पर्श कर ले तो उसकी जो सारी इच्छाएं हैं वो पूरी होती है। तो इस मान्यता को लेकर लगातार वहां लोग पहुंचते हैं और वो हुजूम वहां पंचशील के दर्शन के लिए उमड़ता है। और उस पंचशील को कल से फिर स्थापित कर दिया गया है। गठबंधन की प्रक्रिया वहां पर पूरी हो गई है। इसके भी गवाह बनने के लिए लाखों लोग वहां पहुंचते हैं। तो ये एक जो नजारा होता है वो निश्चित तौर पर अद्भुत नजारा होता है। और अब जब थोड़ी देर बाद महाशिवरात्रि की जो बारात निकलेगी उसके लिए जो हम कह सकते हैं पूरा राजधानी रांची हो, दुमका हो, देवघर हो, तमाम जगहों पर वो जो लोग स्वागत के लिए फूलों की बारिश से स्वागत करने के लिए तैयार है। और प्रशासन ने भी इसके लिए मुकम्मल इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर जो हम कह सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोगों को कोई अव्यवस्था न हो। कहा जाता है कि उन्माद जब बाबा भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया जाता है तो वो अपने आप में इतने भोले हैं, अनादिकाल से भारतवर्ष में है और उनकी इसी पूजा पद्धति को बहुत आसान माना जाता है जब वो भक्तगण खुशी से उनकी आराधना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए बात करते हैं नक्सल प्रभावित बस्तर अंचल की, जहां वर्षों तक भय, हिंसा और बंदूकों की गूंज ने आम जिंदगी को जकड़ा हुआ था। आज वहीं शहनाई की मधुर धुनें एक नए सवेरे का संदेश दे रही हैं। कभी नक्सल गतिविधियों के लिए पहचाने जाने वाले नक्सलगढ़ में अब बदलाव की तस्वीर साफ नजर आ रही है। देखिए डी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की बस्तर से ये खास रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इसके तहत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े ने अपने नवविवाहित जीवन की शुरुआत की। उनका यह जीवन जंगल, हिंसा और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर राज्य के विकास में योगदान देने की एक अद्भुत मिसाल है। टोर्रा मंगो गांव में मगडू एवं माड़वी बुधारी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि बंदूक से विकास के सफर की एक कहानी है। शादी समारोह में नवविवाहित जोड़े ने समाज और कानून के साथ चलने का संकल्प भी लिया। यह विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों के जीवन का नया अध्याय नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मजबूत संदेश है। यह बताता है कि सरकार की पुनर्वास नीतियां और जन कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर असर दिखा रही हैं और भटके हुए लोग भी मुख्य धारा में लौटकर सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। मगडू एवं माड़वी बुधारी ने बताया कि 12 सालों तक निरंतर नक्सलवाद की चंगुल में रहने के बाद 29 जनवरी 2025 को माओवाद का रास्ता छोड़कर उन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि एक समय था जब हिंसा एकमात्र लगता था, लेकिन राज्य सरकार की पुनर्वास नीति, विकास की योजनाओं और विश्वास के माहौल ने उन्हें हथियार डालने और सोचने पर मजबूर किया। आत्मसमर्पण के बाद शासन के सहयोग और सम्मान ने यह भरोसा दिलाया कि मुख्य धारा में लौटकर भी एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन संभव है। नक्सल संगठन में जो मिलिट्री विभाग में पीपीसी मेंबर था, 15 साल काम किया, छोटा समय में गया। केंद्र राज्य सरकार ने जो बड़ा बड़ा अभियान जो नक्सल उन्मूलन के नाम से अभियान चला रहा है, तो ये जो राज्य स्तर के देश स्तर के लेवल वाले जो बड़े बड़े कैडर के लोग सरेंडर कर रहे, तो अपन भी जाके सरेंडर करेंगे करके हम लोग आए। तो उसी में नक्सल संगठन में थे दोनों, वहाँ प्यार किया है, यहाँ पे आके शादी, घर वापस लौट आए हैं। तो हम लोग परिवार के साथ, जो ससुराल के साथ, सभी के साथ मिलजुल के रहना है। विधायक चैतराम अटामी ने कहा कि मां दंतेश्वरी के दिव्य प्रांगण में आयोजित यह समारोह हमारे समाज की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने नव दंपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों के संस्कारों और भावनाओं का संगम है। सामूहिक विवाह हुआ है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत। इस समय दंतेवाड़ा में भी एक नक्सल जोड़ा के साथ सिलेंडर किए हैं नक्सलियों ने, उन्होंने भी एक जोड़ा के साथ यहाँ पर सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है और इस विवाह में 192 जोड़ा यहाँ पर विवाह किया गया है। नक्सल प्रभावित बस्तर में जब बंदूकों की जगह शहनाई बजती है, तो यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि शांति, विश्वास और विकास की ओर बढ़ते कदमों की कहानी बन जाती है। यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि संवाद, विश्वास और अवसर मिले तो हिंसा का रास्ता छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत संभव है। तो आखिरकार नक्सलवाद सिमट रहा है, उसका दायरा कम हो रहा है। वजह ये रही कि सुरक्षा रणनीति के साथ साथ कैसे जो विकास की योजनाएं हैं उनमें तेजी आई है। अब ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि केंद्र और जो राज्य बल हैं उनके बीच जो बेहतर समन्वय था, उसकी वजह से ये मकसद कामयाब हो पाया। और इसमें ही जिला रिजर्व ग्रुप ने जो गेम चेंजर भूमिका निभाई है वो काबिल तारीफ है। साथ ही साथ जो बुनियादी ढांचे की सुविधाएं हैं उसमें भी सुधार हुआ, चाहे वो सड़क की बात हम करते हैं या मोबाइल नेटवर्क की। और उस वजह से भी नक्सलवाद इस वक्त अपने हाशिए पर खड़ा हुआ है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ सोमेश पटेल जुड़ गए हैं बस्तर छत्तीसगढ़। सोमेश, जब हम मुख्य धारा से इन तमाम नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद उन्हें जोड़ने की बात करते हैं, उस कड़ी में ये एक बहुत ही प्रगतिवादी कदम माना जा रहा है जिस तरह से ये सामूहिक विवाह का फैसला लिया गया राज्य सरकार द्वारा। जी आंचल, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, बस्तर जो पिछले 4 दशकों से बंदूक की गोली की आवाज से गूंजा करता था, अब उस इलाके में बंदूक की गोली की आवाज नहीं बल्कि शहनाई गूंजा हो रही है। बस्तर जो पिछले 4 दशकों से बम बारूद और इस इलाके में लगातार दहशत का माहौल हुआ करता था, अब इस इलाके में शहनाई बज रही है। कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि बस्तर जो पिछले 4 दशकों से बारूद की गंध थी, अब उस इलाके में बारूद की गंध पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जो आप कहानी देख रही थी, ये दंतेवाड़ा की कहानी है, जो आत्मसमर्पण नक्सली यानी 12 साल नक्सली संगठन में रहने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरह से योजना चला रही है पुनर्वास नीति के तहत, उसके तहत इन्होंने आत्मसमर्पण किया है और उनकी विधि विधान से शादी भी कराई गई है। बस्तर जो लंबे समय से नकलियों की गति, बस्तर जो पिछले लंबे समय से बारूद की गंध होने की वजह से उस इलाके में लगातार जो दहशत का माहौल हुआ करता था, वो माहौल भी खत्म हुआ। और जिस तरह से आपने ये कहानी देखी होगी, किस तरह से ये जो आत्मसमर्पण नकली है पिछले
12 साल नक्सली संगठन में रहने के बाद इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण नक्सली से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि नक्सली संगठन पे उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जंगलों में रहना पड़ता था, लेकिन अब वह आत्मसमर्पण उन्होंने किया है। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बस्तर में नीति चला रही है, पुनर्वास नीति चला रही है, उसका लाभ इन्हें मिल रहा है। और जिस तरह से जो हम ये कह सकते हैं कि बस्तर लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। बस्तर में देखने को मिला है कि जो जिस इलाके में पहले बारूद की गंध हुआ करती थी, उस इलाके में बारूद की गंध नहीं बल्कि विकास हो रहा है। और इस तरह से ये आत्मसमर्पण नक्सलियों की जो शादी हो रही है, उन्होंने खुद ही बताया कि उन्हें योजना का लाभ भी मिल रहा है। जी अच्छा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और केंद्र और राज्य के साथ जो समन्वय से लगातार काम चल रहा है, उससे नक्सलवाद का खात्मा हो पाएगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं रंगीले राजस्थान की, जहां भारतमाला परियोजना विकास के नए आयाम गढ़ रही है। भारतमाला परियोजना राजस्थान में सड़क और राजमार्गों के जो बुनियादी ढांचे हैं उसे मजबूत करने के लिए प्रमुख पहल के तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई, जिसके तहत देश में सड़क निर्माण के साथ साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, आर्थिक गलियारे और फीडर मार्गों को भी इससे जोड़ा गया। अब इसमें अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो राज्य के पिछड़े क्षेत्र और जो सीमावर्ती जैसे इलाके हैं, बाड़मेर की हम बात करते हैं, जैसलमेर, बीकानेर को जोड़ते हैं। भारतमाला परियोजना पर राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर से डीडी न्यूज के से बड़ी रिपोर्ट देखिए, लक्ष्य आरा की ये खास रिपोर्ट। जैसलमेर और बाड़मेर में भारतमाला परियोजना उद्योग, पर्यटन और विकास को नई गति देने में अहम भूमिका निभा रही है। परियोजना का उद्देश्य माल ढुलाई का समय कम करना, व्यापार को बढ़ावा देना, रसद लागत में कमी करना और राज्य भर में उच्च गति रोड नेटवर्क का निर्माण करना है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जैसलमेर से तनौट NH 68 का निर्माण किया गया है, जिससे न सिर्फ आवाजाही में सुधार हुआ है, बल्कि प्रसिद्ध तनौट मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं इस राजमार्ग को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि सैन्य गतिविधि के साथ साथ औद्योगिक यातायात भी सुगम हो सके। जैसलमेर के तनौट से बाड़मेर के मुनाबाव के लिए 310 किलोमीटर के NH 70 का निर्माण किया गया है। गौरतलब है कि बाड़मेर का मुनाबाव भारत पाकिस्तान सीमा के समीप अंतिम स्टेशन है। सड़क केवल आवागमन का ही रास्ता नहीं है, ये सड़क हमारी जीवनी है, जीवन रेखा जैसी है, क्योंकि इस सड़क के साथ भारतमाला सड़क के माध्यम से बहुत सारे काम ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं, जैसे सैन्य गतिविधियाँ, और ऐसी सड़कें बना दी कि कभी भी मूवमेंट होता है सेना का तो तुरंत अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। जो भी अपने लोकल विलेजेज हैं, जो सीमावर्ती जो भी विलेजेज हैं, उनका अपना आर्थिक विकास हो गया, प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। और दूसरा, अगर अपन टूरिज्म पे बात करेंगे तो टूरिज्म में आप देखेंगे अपने तनौट माता टेम्पल हो गया, जहाँ आज के टाइम में बहुत फेमस है। अपना आप देखेंगे सेम ड्यून्स वाला पार्ट है, उसकी कनेक्टिविटी में भी बहुत मतलब अच्छा अपना हो गया है। अपना रामदेवरा हो गया और इसके अपना लोंगेवाला हो गया। तो सर इन सब पॉइंट्स को देखते हुए मतलब ये अपने बहुत अच्छे हाईवेज हैं जो आज के टाइम में सारे एरिया को कवर अप करते हैं। भारतमाला परियोजना को सैन्य गतिविधि और रक्षा के दृष्टिकोण से भी मजबूत किया गया है। पिछले साल गजराज एक्सरसाइज के अंतर्गत भारतमाला परियोजना में विकसित 3 किलोमीटर के इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर जगुआर और अन्य फाइटर जेट्स की सफल लैंडिंग की गई थी। राजस्थान की सीमावर्ती जिलों में भारतमाला परियोजना आपातकाल और सैन्य जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से भी विकसित की गई है। गागरिया से स्टार्ट होकर ये बाकासर NH 925 है और इसका दूसरा सेक्शन है साता से गांधव, जो कि 60 किलोमीटर है। टोटल 196 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। 750 करोड़ में इसकी लागत से ये इसकी वो बनाया गया है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में विकसित किए गए राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से पर्यटन के साथ उद्योग में भी अभूतपूर्व गति आई है। भारतमाता जैसा तो प्रोजेक्ट बहुत असीम संभावना है कि उसमें कितना उद्योग, व्यवसाय, खेती वगैरह वगैरह में खूब उसमें कई सारी चीजें इनबिल्ट होगी। भारतमाला परियोजना विकसित राजस्थान के साथ विकसित भारत के लक्ष्य को गति देती है, चाहे उद्योग हो या पर्यटन। ग्रामीण विकास से लेकर लघु उद्योग के प्रोत्साहन में यह राजमार्ग और एक्सप्रेसवे अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के साथ राजस्थान में भी कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व मजबूती मिल रही है। तो भारतमाला परियोजना कैसे, ये जब हम भारत की बात करते हैं उसके लॉजिस्टिक्स की एक बहुत बड़ी रीढ़ है।
कैसे जो बेहतर राष्ट्रीय गलियारा है वो समन्वित तरीके से बनाया जा रहा है, जहां पर राजमार्गों और एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता में भारी सुधार देखा गया। अब ऐसे में जो कनेक्टिविटी है वो जब बढ़ती है तो जो तमाम औद्योगिक ग्रुप्स हैं यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनके बीच संपर्क भी कहीं ना कहीं उसमें इजाफा होता है। अब क्योंकि ये कम लागत से बनाया जाता है और आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा देता है, आपके एक्सपोर्ट को बढ़ाता है, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो आपके जो हाईवेज हैं उससे जो दूर दराज के इलाके हैं उन तक पहुंच को सुगम सुनिश्चितता के साथ बनाया जाता है और ऐसे में लॉजिस्टिक्स पार्क्स का भी विकास यहाँ किया गया है। और लक्ष्य आर्य इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ बड़ी खबर पर। लक्ष्य, कैसे आर्थिक विकास को और सशक्त बना रहा है भारत माला परियोजना का ये प्रोजेक्ट? बिल्कुल सही कहा आंचल आपने। 2047 का जो लक्ष्य है वो न केवल विकसित भारत का लक्ष्य है बल्कि विकसित राजस्थान का भी लक्ष्य है। जब राज्य विकसित होंगे तो भी भारत विकसित नजर आएगा और विकास की इस सफर में जो कनेक्टिविटी है, हमारे राजमार्ग हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी की दृष्टि से भारतमाला परियोजना न केवल देश भर में बल्कि राजस्थान में भी एक जीवनदायिनी और विकास को गति देने वाली साबित हो रही है। बीते वर्षों से लगातार जब भारतमाला परियोजना का कार्य चल रहा था और अब जाके बहुत हद तक जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, तो विकास और उद्योग को गति मिलती नजर आ रही है राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में। बताना चाहूंगा 5500 किलोमीटर की जो परियोजना है वो निर्धारित है राजस्थान प्रदेश के लिए। उसमें जो जैसलमेर और बाड़मेर है न केवल सीमावर्ती जिला होने के नाते एक सुरक्षा की दृष्टि से अहम है बल्कि साथ साथ उद्योग और बढ़ते पर्यटन की दृष्टि से भी इसको विकसित करने का काम डबल इंजन सरकार कर रही है। प्रदेश की भजनलाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के आपसी समन्वय से न केवल उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि पर्यटन के नए आयाम भी विकसित किए जा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया आंचल की विभिन्न इंडस्ट्रियल पार्क और उद्योग के विकास के साथ में जो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र हैं उसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। अब जो भारतमाला परियोजना है, जब मैं ग्राउंड पर मौजूद था तो ऐसे बहुत लोगों के रिएक्शंस आए कि पहले पर्यटक जरूर आते थे, ट्रेन के माध्यम से आते थे, फ्लाइट से आते थे, परंतु अब जो एक नजरिया बदला है, एक बिल्कुल, और ये नजरिया जो बदला है ये आर्थिक विकास के साथ साथ राज्य के विकास को भी एक सकारात्मक पहल के साथ जोड़ता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए बात करते हैं हिमाचल की, जहां बजट सत्र से पहले जो आरबीजी यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मुद्दा है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार आर्थिक संकट के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर पिछली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लेकर आर्थिक संकट के बीच खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रदेश चलाने के लिए आर्थिक संसाधन कैसे जुटा पाएंगे, इसके लिए सरकार के पास ना तो स्पष्ट रणनीति है, ना ही मुख्यमंत्री कुछ कहने को तैयार है। देखिए खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार में आर्थिक संकट एक सियासी रूप ले चुका है। भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। सुक्खू सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। एक तरफ सरकार आरजेडी को प्रदेश का संवैधानिक हक बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर अपनी नाकामियां छुपाकर भाजपा पर ठीकरा फोड़ने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र को लेकर जारी असमंजस पर भी बवाल जारी है। 16 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर न तो सत्र की अवधि स्पष्ट है और न ही विधायकों को कोई जानकारी दी गई है। ऐसे में हिमाचल में आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक संकट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री इसके लिए पूरी तरह से विपक्ष और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य आए, जब वो बात रखने की बात आई तो हमने कहा कि सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही कुछ की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जयराम जी ने कहा कि नहीं, ये पहले और पार्टियों के विचार ले लीजिए। उसके बाद बिंदल जी की बारी आई, प्रदेश अध्यक्ष थे, वो गिना रहे थे वो रूटीन्स की स्टैंडिंग टॉक्स तो होती ना, जैसे कि पीएमजीएसवाई मिल रहा है, ये मिल रहा है, आरडीजी के मामले में नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने बहाना पकड़ा और इस बैठक से उठकर चले गए। वहीं भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जानबूझकर खुद की नाकामियां छुपाने
और दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का आरोप मढ़ा है। भाजपा ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य को उचित फंड मुहैया करवाने की बात कही। भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 3 सालों में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की मदद दी गई है। आरजीडी के तहत ही करीब 27,000 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार जानबूझकर केंद्र सरकार व भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिमला से जुड़ रहे हैं धर्मप्रकाश। बजट को आर्थिक जो संरचना होती है उसका हेल्थ कार्ड माना जाता है, लेकिन लगता है कि जो आर्थिक सेहत है हिमाचल प्रदेश की, जिस तरह से सरकार काम कर रही है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल आंचल, थोड़ा सा कंफ्यूजन सरकार में यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम प्रदेश में हुआ है, चाहे वो आरडीजी का मुद्दा हो, चाहे वो बजट सत्र को लेकर तारीखों का मुद्दा हो, या फिर जो सर्वदलीय बैठक 1 दिन पहले 2 दिन पहले प्रदेश में हुई है, आप सरकार का जो इसमें जो रवैया है वो काफी कंफ्यूजन भरा नजर आ रहा है। आरडीजी विवाद को लेकर विपक्ष और सरकार में जो बयानबाजी वो जारी है। एक तरफ हालांकि आर्थिक संकट का मुद्दा जो है वो तब से ही प्रदेश में चर्चा में है जब से सरकार सत्ता में आई है, लेकिन उसके बाद से विपक्ष के मुताबिक आर्थिक कुप्रबंधन का ये सरकार शिकार हुई है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी है वो आरडीजी पर बढ़ गई थी, और इसी बहाने अब प्रदेश सरकार जो है वो केंद्र को इसके लिए जिम्मेदार बताती नजर आ रही है। जबकि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि आरडीजी को लेकर जो वित्त आयोग की जो सिफारिशें थी वो कोई नई नहीं है, बहुत पहले से बता दिया गया था कि धीरे धीरे इसमें जो कमी है वो लाई जा सकती है। ऐसे में प्रदेश में अब जो बजट सत्र होना है 16 फरवरी से, वो कितने दिनों का होना है, क्या उसमें सवाल जवाब है? बिल्कुल, और सरकार की असमंजस की स्थिति जो है वो जनता समझ नहीं पा रही, और जो तमाम वायदों के साथ सुखू सरकार आई थी उनकी कसौटी पर खरी भी नहीं उतर रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मप्रकाश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आज बस इतना ही। वंदे भारत में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कई और राज्यों से जुड़ी हुई सकारात्मक खबरों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।